बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोग या तो मुख्तलिफ ऐसी कोऑपरेटिव से आए हैं गालिबन जो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कोऑपरेटिव शुरू करना चाहते हैं। इस सिलसिले में गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं सबसे पहली बात जो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखें, आप तमाम लोग अपने अपने फील्ड के, अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं। हम तमाम लोग एक जगह जमा हुए हैं, एक खास मकसद के तहत जमा हुए हैं, वो है इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस सफर में आप और हम तमाम लोग साथ मिल करके चलेंगे, और ये एक ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें आपके तजुर्बात और हमारे तजुर्बात से जो म्यूचुअल नॉलेज डेवलप होता है, उस म्यूचुअल नॉलेज को म्यूचुअल लर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। जिस तरीके से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, इस मूवमेंट को शुरू करने का एक मकसद है, उस मकसद को आज हम दोबारा से दोहराएंगे। इस मकसद पर 14 साल का, तकरीबन 2010 से 2024 14 साल का सफर जो है वो मुकम्मल हुआ है। हमारे कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और हम ये भी समझेंगे कि इन 14 सालों में जो सेक्टर ग्रो किया है, तो अगर हम असेट में ग्रोथ के टर्म्स में देखेंगे तो ग्रोथ क्या रही है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि आगे के सफर के सिलसिले में, यानी 2024 एंड ऑनवर्ड्स हमारी जर्नी का रुख क्या होगा, और उसके सिलसिले में क्या एहतियात और क्या तदाबीर जो है वो हमको इख्तियार करनी होंगी। और फाइनली जो है वो ये बात कि आपके जो तजुर्बात हैं फील्ड के, या आपके जो सवालात हैं, उन सवालात पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे, तबसरा करेंगे। देखिए, ये जो बिलासूदी का जो मूवमेंट है, अगर आप जमात इस्लामी के बैकग्राउंड में बात करें तो एक ज़माने कदीम से जमात इस्लामी हिंद के तहत बिलासूदी सोसाइटीज जो है वो राइज थी। मकामी तौर पर कुछ लोग पैसे जमा करते थे, उस पैसे को जरूरतमंद लोगों के दरमियान तकसीम किया जाता था, रिकवरी की जाती थी। एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और निज़ाम के तौर पर ये कायम दायम था। तकरीबन ये 2002 से 2006 के दरमियान की बात है कि उस वक्त जमात इस्लामी हिंद के अमीर जमात जनाब अब्दुल हक अंसारी साहब मरहूम, और उस वक्त केरला की जमात में अमीर हल्का थे प्रोफेसर सिद्दीक हसन साहब, और ये दोनों लोग जमा हुए और ये तय किया कि जो शोबे खिदमत खल्क है उसको बहुत प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करने का मतलब ये था कि जब आप किसी निज़ाम की बात करते हैं तो वो निज़ाम जो है एज एन अल्टरनेट, वो उसकी एक मजबूत शक्ल लोगों के सामने आनी चाहिए, वो उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो ग्रो करे, और उसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, है ना। यानी ये कि आप तमाम हजरात ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी में जो चैरिटी का जो परसेंटेज है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो लेस देन 0.75% है। तो चैरिटी, और उसमें ये सब ज़कात, सदक़ात, अतियात, खैरात, ये तमाम चीजें शामिल हैं। तो चैरिटी इज नॉट गोइंग टू बी एन आंसर फॉर ऑल द डेप्रिविएशन दैट इज प्रेजेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसलिए ये तय किया गया कि एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इसके लिए खड़ा किया जाए, और एक मरकजी इदारा 2010 में बनाया, उसका नाम सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी रखा। सहूलत का काम ये है कि कोऑपरेटिव फॉर्मेशन में मदद करें, इख्तिसार के साथ में बता रहा हूं, और कोऑपरेटिव को चलाने में जो लोकल प्रोमोटर ग्रुप है उसकी मदद करें। कोऑपरेटिव जो है उसको एक आजाद और मकामी इदारे के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, और इस पूरे स्ट्रक्चर से जो तवक्कुआत रखी गई, वो तवक्कुआत ये थी कि हिंदुस्तान में जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन की वजह से जो एक बड़ा तबका मुख्तलिफ तरह के इस्तेहसाल का शिकार है, तो आसानी पहुंचाई जाए कि वो उस इस्तेहसाल से ग्रेजुअली बाहर निकल करके आ सके। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इतना बड़ा डेटाबेस क्रिएट कर सकें कि हम सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपने आप को हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश कर सकें, ताकि गवर्नमेंट जो है वो ये रिकॉग्नाइज करे, पॉलिसी मेकर्स ये रिकॉग्नाइज करें कि इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस या इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस जो है ये एक ऐसा इक्विटी और जस्टिस पे बेस्ड मॉडल है जो हकीकत में लोगों की जो जरूरतें हैं, जो नीड बेस्ड जरूरतें हैं फाइनेंशियल
जरूरतें, उन जरूरतों को वो पूरा कर सकता है। और उसमें जो दोनों के बढ़ने की टेंडेंसी है, यानी इंस्टीट्यूशन के बढ़ने की टेंडेंसी और उस इंडिविजुअल के बढ़ने की टेंडेंसी जो उससे इस्तेफादा हासिल कर रहा है, वो दोनों जो है वो म्यूचुअली ग्रो कर सकें। तीसरा, जैसा कि पहले गुफ्तगू में आया कि सेल्फ सस्टेनेबल सेक्टर, तो ये जो एग्जाम्पल डेटाबेस से क्रिएट होगा वो ये कि एक सेल्फ सस्टेनेबल सेक्टर के तौर पर इसको हिंदुस्तान में पेश किया जा सके। नेक्स्ट, ये जो सफर था इन चंद पैरामीटर्स पर, ये जो सफर था पिछले 14 सालों का, इसमें हमने कुछ बड़े अचीवमेंट्स जो है वो हासिल किए हैं। आप तमाम रिकॉग्नाइज करते होंगे मेंबरशिप के दायरे में कितने लोगों ने लोन दिया, उसके दायरे में कितने लोगों ने जो है वो कितने लोगों ने डिपॉजिट जमा किया इसके दायरे में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है हर साल जिसको भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट कहते हैं, BMR। ये नाबार्ड और माइक्रो फाइनेंस की एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, साधन, और KPMG, ये तीनों पार्टनरशिप में इसको पब्लिश करते हैं। और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक गाइडलाइन बुक होती है जिससे वो ये समझ सकते हैं कि सेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है, सेक्टर का इवोल्यूशन क्या है, सेक्टर के चैलेंजेस क्या है। उस रिपोर्ट में डेटा के साथ सहूलत का जो मॉडल है और आप तमाम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको एक मॉडल के तौर पर उस रिपोर्ट में रिकॉग्नाइज किया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हमने हिंदुस्तान में मिल करके ये साबित किया कि अगर हिंदुस्तान में बिला सूदी माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटी करनी है तो आपके पास एक लीगल फॉर्मेट मौजूद है कोऑपरेटिव की सूरत में, जिसमें आप उसके ऑब्जेक्ट्स को, उसके फंक्शनिंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इस्लामिक फाइनेंसिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को आप अप्लाई कर सकें। ये पहली चीज है जो हिंदुस्तान में आपने एस्टैब्लिश की, और इसी पर बेस्ड जो है मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, यानी आपके अपने नेटवर्क में भी और उसके बाहर भी कई सारे कोऑपरेटिव जो है वो कायम हुए। दूसरा जो इस्लामिक फाइनेंस का क्रिटिसिज्म था, जो यहाँ पर खासतौर से हिंदुस्तान में जो बड़े लोग हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री के, इन लोगों ने ये क्रिटिसिज्म जब इवॉल्व हो रहा था, ये कॉन्सेप्ट उस वक्त उठाया था, जिसमें डॉक्टर विजय महाजन एक बड़ा नाम है, प्रोफेसर MS श्रीराम ये एक बड़ा नाम है। इन दोनों लोगों ने ये कहा था कि साहब ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि मुराबा करेंगे, इजारा करेंगे, फला करेंगे और लोगों को बहुत सस्ता लोन मिल जाएगा, आप पैसे कहाँ से लेकर के आएंगे? ये सब लोन वोन और फाइनेंसिंग करने के लिए आप पैसे कहां से लेकर के आएंगे? तो हिंदुस्तान का जो फाइनेंस का जो वो है फ्रेमवर्क है, उसमें इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग जो है वो पैसा मोबिलाइज करने का बहुत बड़ा एक सिस्टम है। तो या तो डिपॉजिटर्स के जरिए से पैसा जाता है, और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जो है वो इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग के जरिए से, यानी इन्वेस्टमेंट हाउसेस से, बैंक से, उनसे लोन लेकर के फिर वो लोगों को कर्ज देते हैं। आप कहां से ये पैसा लेकर के आएंगे? तो मूवमेंट की शुरुआत में ये सवाल बहरहाल सवाल था और हमको खुद एक्सपेरिमेंट करना था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में आपने ये साबित किया कि लोगों को अपने पैसों पर, यानी जिस सेगमेंट को आप सर्व कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट जो है उनके लिए कोई माना जो है वो नहीं रखता है। कैसे नहीं रखता है? आप उसको सिंपल एग्जांपल में समझिए। कोई भी वो आदमी जो, और मैं ये उसकी बात कर रहा हूं जो आपको यानी तकरीबन HNI की कैटेगरी में आता है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। आप इसको इस तरह से समझे कि कोई आदमी महीने में, यानी उसकी जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में जो उसके पैसा आ रहा है वो 1 लाख रुपए आ रहा है, ठीक है। अब उस 1 लाख रुपए को वो, यानी उससे उसको घर का खर्च चलाना है, मेडिकल बिल्स अदा करने हैं, बच्चों के स्कूल की फीस जमा करनी है, अगर घर है रेंट पे तो वो करना है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, LPG, ग्रोसरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड ऑफ द मंथ उसके पॉकेट में कितना पैसा बचता है? 20,000 रुपए, 15,000 रुपए। आप में से ऐसे लोग जिनके बच्चे अभी जॉब कर रहे होंगे उनको इस बात का अंदाजा होगा। आप ये सोचें कि जो आदमी महीने में 20,000 30,000 रुपए बचा रहा है, उसको उस 20,000 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है? 100 रुपए। क्वार्टरली आता है वो कुछ 225 रुपए। अब ये हम उस सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
आप उसकी बात करिए जो ठेला चलाता है, जो वेल्डर है, जो रिक्शा चलाता है, जो सब्जी बेचता है, वगैरह वगैरह। इनके अकाउंट में जो 4,000 5,000 रुपए होते हैं, क्या उनके लिए इंटरेस्ट रेलिवेंट है? क्या उस इंटरेस्ट से उनकी जिंदगी तब्दील होने वाली है या उनके घर का खर्चा चलने वाला है? तो आपने इंडस्ट्री को ये प्रूव करके दिखाया, और ये बहुत बड़ा आप तमाम लोगों का अचीवमेंट है कि असल जो पॉपुलेशन है जिसको आप सर्व कर रहे हैं, उनको उनके डिपॉजिट पर इंटरेस्ट की जरूरत नहीं है, उनके लिए वो इंटरेस्ट मीनिंगलेस है। उनको जिस बात की जरूरत है, वो जरूरत ये है कि साहब आप उनको ये एश्योरेंस दीजिए कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, आपका पैसा महफूज है, जब आप निकालने आएंगे वो पैसा आप निकाल सकेंगे। और इसी बुनियाद पर सुबह में मैंने आपको जो फिगर बताया था कि आपने एक साल में 1460 करोड़ रुपए आपने जमा किए हैं। ये आपका बड़ा अचीवमेंट है जो आपने इंडस्ट्री के सामने, और ये जो बड़े बड़े जो टॉप शॉट्स हैं उनके सामने आपने ये प्रूव किया। डिपॉजिट जो है वो विदाउट इंटरेस्ट भी अवेलेबल है। तीसरी चीज जो आपने प्रूव की, वो प्रूव ये की ट्रांजैक्शन इस्लामी फिनांस के उसूलों पर आप उसके ट्रू स्पिरिट में कर सकते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं मुडासा की, आप एग्जांपल ले सकते हैं अलबरका का। यहां पर हो क्या रहा है, यानी कर्ज पे हम बात नहीं करेंगे, कर्ज बहुत सिंपल है, सर्विस चार्ज बेस वगैरह वगैरह, उसको हम एक साइड में कर देते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस्लामिक फिनांस में जो असल रूह है उन ट्रांजैक्शंस की, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं। क्या कर रहे हैं हम? किसी आदमी को ई रिक्शा चाहिए, वो उसका पैसा अदा नहीं कर सकता, हम ये करते हैं कि साहब हम ई रिक्शा खरीद लेते हैं और उसको अपना मुनाफा रख करके उसको किसी जो जरूरतमंद है उसको बेच देते हैं। उसको हम ये भी सहूलत देते हैं कि साहब आपके पास एक बार में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप जो है जब जब आपका पैसा हो किस्तों में आप उसको अदा कर दीजिए। हम ये कहते हैं कि साहब आपको किसी चीज की जरूरत है जो आपको किराए पर मुहैया कराई जा सकती है, तो मार्केट में जो राइज किराया है उस किराए पर वो चीज उसको मुहैया कराई जा सकती है। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके प्रैक्टिकल होने में शुभा था, और आपने ये प्रूव किया कि नहीं, प्रैक्टिकली ये किया जा सकता है, कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में किया जा सकता है, और इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये इंस्टीट्यूशन के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें, और उस रेवेन्यू से जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो अपने अखराजात को पूरा कर सकेगा। यही सेल्फ सस्टेनेबल होना है, यानी कोई भी इदारा अपने अखराजात को अपनी आमदनी से पूरा कर ले, यही सेल्फ सस्टेनेबल होना है, और यही उसके बका की जमानत भी है। अगर कोई इदारा अपने आमदनी से अपने अखराजात को पूरा नहीं कर रहा है, तो अपने अखराजात को पूरा कहां से करेगा? वो अपने कैपिटल को खाना शुरू कर देगा। कैपिटल को खाना शुरू करेगा तो इसका मतलब ये कि वो जो उसका वर्किंग जो है वो मुतासिर होगा, तो फिर वो लॉस इनकर करना शुरू होगा। इसीलिए सेल्फ सस्टेनेबल होना किसी भी इदारे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ये साबित किया है पिछले 14 साल के सफर में। चौथा जो लीजेंड है ये हमारी अपनी कम्युनिटी का है, और ये एक बहुत बड़ा फियर साइकोसिस है। हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं कोऑपरेटिव फॉर्मेशन के लिए, और किसी भी नए प्रोमोटर ग्रुप को जब हम एड्रेस करते हैं, तो पहले ही सवाल होता है कि साहब, पहली बात ये होती है कि साहब आप हमारे इलाके को नहीं जानते, हमारा इलाका बहुत खराब है, यहाँ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ये पैसा ले लेते हैं, पैसा वापस नहीं करते हैं, आप जानते नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक हमारी कम्युनिटी का ये फियर साइकोसिस है। आप जो है 1 2 3 नहीं, 100 50 नहीं, 1000 2000 नहीं, आप 3,31,000 फैमिलीज के साथ पूरे हिंदुस्तान में डील कर रहे हैं। और ये जो 3,31,000 फैमिलीज हैं, ये डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं। अक्सरियत उनकी है जो छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं, 14% इसमें खवातीन भी शामिल हैं, गैर मुस्लिम भी शामिल हैं। ये खाली मुसलमानों के लिए तो हम लोग नहीं बना रहे ना भाई, जब ये आम फायदे का इंस्टीट्यूशन है, सबके लिए है, तो गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल है। तरह तरह के लोग हैं, कम कमाने वाला, ज्यादा कमाने वाला, छोटे कद का, बड़े कद का, ऐबदार, बगैर ऐब का, हर तरह के लोग शामिल हैं। उन तमाम लोगों में आपने ये बात साबित की कि अगर आप पॉलिसी को एडहेयर करके चलते हैं, अगर आप ये जो तयशुदा आपकी पॉलिसीज हैं आप उसको फॉलो करते हैं, आप आदमी का सही अप्रेजल करते हैं,
आप जो है वो उसको उसकी कैपेसिटी के मुताबिक ही लोन या फाइनेंस मुहैया कराते हैं, तो कोई भी कर्ज ऐसा नहीं है या कोई भी फाइनेंस ऐसा नहीं है जो डूब जाएगा। मिसाल के तौर पे बहुत जनरल पॉलिसी के साथ कोई भी आदमी मेंबर बना, उसका डेली डिपॉजिट अकाउंट खोलेंगे, 2-3 महीने तक उसका ट्रांजैक्शन देखेंगे और 3 महीने के बाद उसको पहला फाइनेंस करेंगे, वो मुराबाहा हो या बिजनेस फाइनेंस हो या लोन हो। किसी डायरेक्टर का रिश्तेदार आ जाए और ये कहे कि भाई मुझे जो है वो कर्ज चाहिए बहुत इमीडिएटली और मुझे जरा अपने इंस्टीट्यूशन से दिला लो। अब अगर कोई आदमी ये करता है कि वो बोर्ड के ऊपर प्रेशर बनाए कि साहब हमारा लोन आप जो है अप्रूव करा दीजिए, मैं इसकी बराबर जो है डिपॉजिट आपके यहाँ रख देता हूँ या मैं गारंटी ले लेता हूँ और मेरी गारंटी पे दे दीजिए, ये इंसिडेंट्स रिपीट होंगे। और बहुत करीब फ्यूचर में आपने देखा है पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक का वाकया। पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक जो डूबा है, उसके डूबने में सबसे बड़ी वजह यह थी कि मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस ऑफ मनी वो उनके ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ लोन पे उठा हुआ था जो रियल एस्टेट में डील करते थे। तो जब भी पॉलिसी के वायलेशन में हम जाएंगे तभी इस तरह के वाकयात होंगे। हम सही लोन अप्रेजल कर रहे हैं, पॉलिसीज को सही से अडेयर कर रहे हैं, ये तमाम चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। तो इस फियर साइकोसिस से हम लोग निकले और हमने प्रूव किया कि नहीं, कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो बेईमान है। इंसान लायक तकरीम पैदा हुआ है, उसके किरदार पर उस वक्त तक आप शुबहा नहीं कर सकते जब तक कि उसके साथ मामलात नहीं कर लेते, और मामलात के सिलसिले में तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने पर मामलात खराब नहीं होते। ये आपने प्रूव किया। अब ये सब जो किया आपने, ये जो 4 लीजेंड आपने प्रूव किए हैं, इनको अजबर कर लीजिए। कोई भी आपसे पूछे, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन का आदमी आकर के, कोई भी आदमी आपसे आकर के पूछे जो पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा आदमी आकर के पूछे जो पॉलिसी इनपुट में इन्वॉल्व है, तो उससे ये मत कहिए कि मेरे पास 500 मेंबर है, मैंने 5 लाख का लोन दिया है। आप उसको बताइए कि हिंदुस्तान में हमने ये प्रूव किया है कि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट मिलता है, मौजूद है, और हमने जो इंस्टीट्यूशन कायम किया है या जो मूवमेंट कायम किया है वो प्योरली इंटरेस्ट पे बेस्ड है। मैं आपको बहुत ही रिसेंट एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब ये 14 साल मुकम्मल हुए तो बेंगलोर आईआईएम में वो प्रोफेसर हैं MS श्रीराम, जिनका भी मैंने नाम लिया था, तो इनसे शुरू में भी कंसल्टेशन हुआ था। इनके पास हम लोग गए, जाकर के बात किया कि साहब ऐसा था, हम आपसे आकर के मिले थे, आप लोगों ने ये बातें कही थी, अब देखिए आज मूवमेंट इस सफर को तय कर दिया, यहाँ पे खड़ा है कि इतना डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इतने मेंबर हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि इट इज मिसमराइजिंग फॉर मी टू नो दैट यू हैव बिल्ड एन इंस्टीट्यूशन और अ मूवमेंट व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। मतलब ये कि एक ऐसी बात है जिस पर उनके लिए यकीन करना मुश्किल हुआ, और उन्होंने इमीडिएटली जो है वो एक कांटेक्ट दिया, फिर उनसे बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग मैनेजमेंट, और उनको ये कहा कि आप इनके मॉडल के ऊपर केस स्टडी करिए, जो कि इंशाल्लाह अभी अंडर प्रोसेस है चीजें, तो वो निकल करके आएंगी। तो ये बातें हैं असल बताने की कि आपने ऐसा इंस्टीट्यूशन कायम किया है जो बिलासूदी डिपॉजिट पर बेस्ड है, आपने बिलासूदी फाइनेंसेस के जरिए से उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाया है। अब ये जो लीजेंड्स हैं, इनके साथ जो आपने 14 साल का सफर तय किया है, तो आज हम जहां पर खड़े हैं, हिंदुस्तान के 13 मुख्तलिफ स्टेट्स में आपने 61 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव, तालुका लेवल कोऑपरेटिव, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स आपने बनाए हैं। 117 ब्रांचेस आज की तारीख में उसके काम कर रहे हैं। कोई भी ब्रांच जो है ऐसा नहीं है जो खुल करके बंद हो गया हो, कोई भी कोऑपरेटिव ऐसी नहीं है पिछले 14 सालों में जो रजिस्टर हो करके अनरजिस्टर कराई गई हो, डिसॉल्व कराई गई हो। 3,31,000 फैमिलीज हैं, 1460 करोड़ का आपने डिपॉजिट मोबिलाइज किया है, 300 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट बैलेंस है। जो कर्ज दिया है सिर्फ 1 साल में आप तमाम लोगों ने मिलकर के, वो 625 करोड़ रुपए का है। कितना बड़ा अचीवमेंट है ये, कहां आकर के आप खड़े हैं। ये इतने बड़े कॉन्फिडेंस की बात है कि वो चीज जो कभी आइसोलेशन में हुआ करती थी, आपने उसको जो है एक बड़े समरदार शजर के शक्ल में जो है वो तब्दील कर दिया है।
अब आप में से हर आदमी की ये जिम्मेदारी है कि इन फिगर्स को, इन नोट्स को लेकर के वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने अपने इलाके में जो कोऑपरेटिव का काम कर रहे हैं या जो कोऑपरेटिव बनाना चाह रहे हैं, वो इस अमल को पूरे कॉन्फिडेंस और पूरे एतमाद के साथ करें। इसलिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके स्टेट में 5 कोऑपरेटिव हैं, आपके स्टेट में सहूलत के रिप्रेजेंटेटिव सयूम खान मौजूद हैं, आपके लिए सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी मौजूद है। तो यहां से आगे का जो भी सफर है, अब तक का जो सफर हुआ वो, और यहां से आगे का जो भी सफर है, ये इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिल करके तय करेंगे। अब मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये है कि अब हमको यहां से आगे कैसे बढ़ना है। आगे बढ़ने के सिलसिले में हम उस एक्टिविटी को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो कोऑपरेटिव जो ऑलरेडी कुछ सालों से काम कर रहे हैं, और वो लोग जो कोऑपरेटिव बनाना चाह रहे हैं। इन दोनों के लिए एक चीज तो ये वाज़ेह तौर पर होनी चाहिए कि हमारा काम जो है वो मुस्तकिल ग्रो करते रहना है। एक स्कॉलर से, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा उनका, मेरी मुलाकात हुई और हम जो है कोऑपरेटिव का जो असेट का ग्रोथ है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। सेक्टर रिपोर्ट हमने बनाई थी, तो उसने मुझे कहा कि उसामा, तुम जानते हो दुनिया से मुर्गियां खत्म क्यों नहीं हो रही? मतलब बताइए क्यों नहीं खत्म हो रही? कुछ दवा बनाई गई है और वैसे पालते हैं, और छोटे छोटे बच्चे जल्दी जल्दी जो है वो हैच करते हैं और ला करके रखते हैं, 40 दिन में तैयार होती है, रिसाइकिल करते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, दुनिया इस फितरत पे बनी है कि जो चीज जितनी ज्यादा कंज्यूम होगी उसकी अफजाइश उतनी ज्यादा होगी। तो ये इस सिस्टम को, ये जो इतना बड़ा मेरिट है, इसको आइसोलेशन में नहीं रखा जा सकता। इसके फरोग के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मुस्तकिल जद्दोजहद करते रहें इस बात की कि हम रोज नए लोगों तक पहुंचे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, नए गोल सेट करें, नए अचीवमेंट्स हम शामिल करें, नए लैंडमार्क्स अचीव करें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये ग्रो करने का फॉर्मूला क्या है? ग्रो करने का फॉर्मूला इन तमाम चीजों में सबसे ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल। हम ये करेंगे कि पूरे कोऑपरेटिव के वाइटल्स को, उसके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं बिजनेस के, उसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। और ये कोऑपरेटिव में काम करने की सबसे आसान तरकीब है। क्या है साहब? तरकीब ये है कि पहला जो लिंब है वो पैसे लाने का लिंब है ना, पैसे जमा करने का लिंब है। वो लिंब ये है कि आप जो है, यानी सबसे पहले तो उसके जो ऑर्गन्स है उसको एक्सपैंड करेंगे साहब, आपकी मेंबरशिप इंक्रीज होनी चाहिए। पहला प्रिंसिपल तो ये है। फंड लाने के सिलसिले में जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि साहब, फंड का रोजाना का फ्लो कहां पर सबसे ज्यादा है। तो जो लोग कोऑपरेटिव में डेली डिपॉजिट स्कीम्स चला रहे हैं उनको ये मालूम होगा कि डेली डिपॉजिट स्कीम के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो कोऑपरेटिव को रोजाना की बुनियाद पर एक बड़ी लिक्विडिटी फराहम करती है, बड़ी लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो रोजाना का आमदो खर्च और आने और जाने का जो हिसाब है और जो उसका मूवमेंट है, उस मूवमेंट में एक ऐसी एनर्जी है कि जिस एनर्जी में आपकी कोऑपरेटिव का पूरा सिस्टम, आपका ब्रांच मैनेजर, आपका फील्ड एजेंट, आपका कैशियर, आपका अकाउंटेंट, आपके डायरेक्टर्स, आपके चेयरमैन, ये सब जागे रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। क्यों विजिलेंट रहते हैं? इसलिए कि रोजाना मूवमेंट हो रहा है, लॉट ऑफ ट्रैफिक इज देयर, तो आप सो नहीं सकते उस वक्त। तो सबसे पहली बुनियादी चीज ये है कि साहब, डेली डिपॉजिट का साइज हमको बढ़ाना होगा। और ये आपको एम्पल फंड भी देता है कि आपके पास ज्यादा पैसा आएगा, आप ज्यादा फाइनेंसिंग दे सकेंगे, आप ज्यादा जो है वो कर्ज लोगों को दे सकेंगे। अब दूसरे बहुत सारे स्कीम्स हैं ना, कि आप जो है वो अमानत अकाउंट है, हज उम्रा अकाउंट है, वगैरह वगैरह। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट किसमें है? जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उस पर हमने ऑलरेडी तबसरा कर लिया कि साहब, वो पॉपुलेशन ये चाहती है कि उनका पैसा जमा करके वापस करिए। अब जिसके पास थोड़ा भी सरप्लस है, 5,000 रुपए भी जिसके पॉकेट में है, वो हमेशा ऑप्शंस तलाश करता है कि भाई कोई शेयर बता दो मुझे जिसमें पैसा मैं लगा करके 3 महीने में 5 का 15 कर लूं, या कोई तुम बिजनेस कर रहे हो उसमें बताओ, अंडा लेकर के आना है, मैं उसके लिए पैसा देता हूं, आप मुझको भी कुछ कमा के दो। ये
हर उस आदमी की जिसके पास जरा सा भी सरप्लस है, वो ये चाहता है कि उसका पैसा ऐसे जगह पर इस्तेमाल हो कि उसको कुछ पैसा आप अर्न करके दें। तो जो दूसरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ग्रोथ फंड में है। अब ये जो ग्रोथ फंड है, डेली डिपॉजिट है, अमानत है, हज उम्रा है, इसका जो है ना वो प्रोपोर्शन क्या होगा, राइट प्रोपोर्शन ही, यानी ये कि खाना बनाने का मुझे शौक है, कौरमा बनाना है, तो सारा कमाल तो इंग्रेडिएंट का है ना, कि भाई इंग्रेडिएंट यानी जायफल कितना पड़ेगा, जैवित्री कितनी पड़ेगी, लौंग कितनी, इलायची कितनी, तब तय होगा कि कौरमा अच्छा बनेगा। इसी तरीके से आपका जो फंड मोबिलाइजेशन है, आपको जो कैपिटल मोबिलाइज करना है, उसमें कहां फोकस करेंगे कि आपका जो मोबिलाइजेशन है वो स्ट्रांग हो। बहुत ऑब्वियस है कि अमानत में करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए कि अमानत की टेंडेंसी ये है कि या तो हफ्ते में एक बार पैसा आएगा या महीने में एक बार पैसा आएगा। तो लोग आपको कहां पर पैसा देंगे? लोग आपको पैसा वहां पर देंगे जहां पर उनके पास पैसे जमा करने का ऑप्शन नहीं है, या लोग आपको पैसे वहां पर देंगे जहां पर उनके पास इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। आप ये तय करें कि 70% ऑफ द टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो वो डेली डिपॉजिट पे होगा, 20% या 25% ऑफ द डिपॉजिट पोर्टफोलियो या फंड पोर्टफोलियो मोबिलाइजेशन का वो ग्रोथ फंड पे होगा, और बाकी अमानत, हज, उम्रा वगैरह वगैरह वो आप 5% में समेट देंगे। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको मैक्सिमम लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, और ये वो दो चीजें हैं जिसको आप सबसे ज्यादा फोर्स के साथ मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये एक हिस्सा हो गया, साहब आपके पास पैसे आ गए। तो ये जो है नॉर्मली जो बिजनेस ग्रोथ है वो ये है। तो हमको एजुकेट भी करते रहना चाहिए, जब हम ग्रोथ फंड के लिए मार्केट करेंगे तो लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए। और दो आर्ग्यूमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कर्ज के सिलसिले में है और डिपॉजिट के सिलसिले में है। कर्ज में बहुत जनरल टर्म में बोल रहा हूं, और एक्सपैंड करने के लिए थोड़ा इस बात को कर लें, उसके बाद हम अगली बात पे जाएंगे। एक तो ये कि जेंडर को इंक्लूड करिए, रिलीजन को इंक्लूड करिए, सोशल मीडिया का बहुत इफेक्टिव इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए जहां जहां पर भी आप लोग काम कर रहे हैं ना, एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस में लेकर के जो मुराबाहा इजारा आप लोगों से ले रहा है, उससे जो है बात करके कुछ अच्छे पोस्ट बना करके, उसकी अच्छी स्टोरी बना करके वो शेयर करिए। वो शेयर करेंगे तो लोगों के दरमियान अवेयरनेस भी पैदा होगी और कॉन्फिडेंस भी जो है आपके सिस्टम के ऊपर बिल्ड होगा। नेक्स्ट करेंगे। यहां पे बात करने से पहले मैं एक बात आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि देखिए हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि मार्केट में सही आर्ग्यूमेंट हम अपने मॉडल के लिए क्या पेश करेंगे। डिपॉजिट के सिलसिले में और लोन के सिलसिले में चंद बातें हैं जो आमतौर से कही जाती हैं। एक बात तो ये है कि साहब मुराबाहा में गाड़ी आप ले रहे हैं, तो मुराबाहा में गाड़ी ले रहे हैं तो असल में वो लोन तो है नहीं, वो खरीदो फरोख्त की एक एक्टिविटी हो रही है। बेचने वाला अपना मुनाफा तय करके बेच रहा है, लेकिन लेने वाला क्या है? लेने वाला जो है वो बाज दफा ऐसा सोचता है, ये कंपेयर करता है कि साहब आप दे रहे हैं रिक्शा, वो जो है मुराबाहा पे जो आपने प्रॉफिट रखा है वो लेट्स से 14% आ रहा है ना। वो एसबीआई का अखबार में ऐड देखता है कि 8.5% में मारुति आप घर लेकर के जाइए, कंपेयर करके फौरन कहता है कि मैंने तो आज ही देखा है वो फलाने न्यूज़पेपर में कि 8.5% पे वो बता रहे हैं कि आप मारुति घर लेकर के जा सकते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि आप जिस सेगमेंट को सर्व कर रहे हैं उसके पास पैन कार्ड नहीं है, वो आईटीआर सबमिट नहीं करता, फाइल करता, उसका कोई हेल्दी सिविल स्कोर नहीं है, कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है। उसको फाइनेंस कौन करता है? उसको फाइनेंस वो करता है जिसको सुबह में जो स्टोरी बता रहे थे कि महीने के का 10% चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जिस जगह से मैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए अंडे खरीदता हूं तो उसका अंडों का सप्लाई का काम है, उसको गाड़ी खरीदनी है, तो वो लोग जो है पैसे वैसे बचाने के लिए ज्यादा ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते नहीं, बहुत नॉमिनल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनका भी कोई बहुत अच्छा हेल्दी सिविल स्कोर नहीं है और आईटीआर वगैरह भी शायद नहीं है। तो उनको जब लोन चाहिए था तो उन्होंने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने मना कर दिया। जो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं उनको अप्रोच किया, बहरहाल एक फाइनेंसिंग कंपनी राजी हुई। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यानी उन लोगों ने जो बात की वो अमाउंट के टर्म में बात की, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 5% पर मंथ, 1.5 लाख रुपए वो सिर्फ ले रहा था, 5% पर मंथ। हमने एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने अभी दिल्ली में 1 साल भी नहीं हुआ अभी एक कोऑपरेटिव बनाई है सहयोग के नाम से।
सहयोग कोऑपरेटिव जब हमने बनाई तो पहला आदमी जो मेंबर बनने के लिए आया वो एक अखबार में काम करता है, उर्दू अखबार में काम करता है। उसको अपने घर की किसी जरूरत, गालिबन बेटे की शादी या किसी की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी। उसने 50,000 रुपए, वहां पे महाजन है, जाट महाजन, एक जगह है जुलेना, जो अबुल फजल का इलाका है उससे नजदीक, वहां वो सब बैठते हैं। तो वो 50,000 रुपए कर्ज देते हैं और वो 50,000 रुपए पे पर मंथ 5,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो आप जिस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं वो कम्युनिटी को 9.5% पे या 7.5% पे एसबीआई नहीं दे रहा। उस कम्युनिटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें, आप कोस्टल एरिया में जाइए, 10,000 रुपए सुबह 9,000 रुपए वर्थ की जो है वो मछलियां देते हैं और शाम में बेचने के बाद उसे 10,000 रुपए वापस करने होते हैं। आप सब्जियों की जहां आड़त होती है वहां जाइए, यहाँ इसी तरह के एग्जाम्पल है। वो 9,000 रुपए की सब्जियां देंगे, रात में जो है वो 10,000 रुपए लेंगे। आप कैलकुलेट करिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो खुद हमारे लिए, अपने लिए हमें समझना जरूरी है। और उसी के बाद जो ये कंपैरेटिव एनालिसिस मार्केट के अंदर होता है कि साहब आप तो ये कर रहे हैं, वो तो वो कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर पाएंगे। और ये आर्ग्यूमेंट आपके जो मैनेजर्स हैं, बेसिकली जो फील्ड में डील कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों आपका डिपॉजिट लोगों के लिए जरूरी है और क्यों आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वो लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जस्टिस पे मबनी है। ये जो कॉम्बिनेशन है कोऑपरेटिव को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। और कमोबेश आप लोग यही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये उन लोगों के लिए जो कोऑपरेटिव बनाने वाले हैं अभी, उनके लिए ये समझना जरूरी है कि देखिए, ये वाला जो पोर्टफोलियो है ना, ये लोगों की बुनियादी कैश की जरूरत को पूरा करता है। ठीक है, इस पे आप जनरली कोई प्रॉफिट, जनरली नहीं, यानी इन प्रिंसिपल आप कोई प्रॉफिट इसके ऊपर अर्न नहीं करते। आप क्या अर्न करते हैं? जो भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर करती है, नो प्रॉफिट टू कोऑपरेटिव, नो प्रॉफिट टू शेयर होल्डर, नो प्रॉफिट टू डिपॉजिटर, जस्ट जो कॉस्ट इनकर की है वो कॉस्ट आप करते हैं। लेकिन हमारे जो लोग कोऑपरेटिव चला रहे हैं वो लोग, वो ज्यादा हमदर्द हैं समाज के लिए, तो जनरली ये डिसाइड कर लेते हैं कि साहब जो भी कॉस्ट आ रही है हम उससे भी कम लेंगे। उसकी दो वजह है, एक तो ये कि लोगों को सस्ता पड़े, और दूसरी वजह यह है कि हम गैर दानिस्ता तौर पे कहीं जो है वो कॉस्टिंग के मैकेनिज्म में उलझ करके इसको गैर शरई ना बना दे, इसलिए जो कॉस्ट इनकर करती है उससे भी कम लेते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, असल में इस्लामी फिनांस का जो सबसे बड़ा जो यूएसपी है वो ये कहता है कि हम आपको ग्रो करने के लिए एक मींस देते हैं। कर्ज लेकर के कोई नहीं बढ़ता। कर्ज को, कंजम्पशन को बहुत इमरजेंसी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के लिए दिया जाना चाहिए, दूसरे मामलात में उसको डिस्करेज करना चाहिए। लोगों की तरक्की होगी कैसे? आपने जो कोऑपरेटिव बनाई है उस कोऑपरेटिव के साथ वो म्यूचुअली ग्रो कैसे करेंगे? वो तभी ग्रो करेंगे जब वो कोई इंटरप्राइज करेंगे, वो तभी ग्रो करेंगे जब वो किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल होंगे जहां पे उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, उनका असेट इंक्रीज हो रहा है। असेट कैसे इंक्रीज होगा, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा? वो ऐसे इंक्रीज होगा कि आप ही लोगों के दरमियान से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप में से जो लोग ई रिक्शा, अभी हम ई रिक्शा पे तज़किरा कर रहे थे मुडासा की कोऑपरेटिव के साथ, एक आदमी है जो किराए पे ई रिक्शा लेकर के चलाता है, जो भी रोजाना अर्न कर रहा है उसमें से 250 रुपए जो है वो ई रिक्शा का किराया उसको दे देता है जो रिक्शे का ओनर है। रेस्ट ऑफ द मनी में से कुछ पैसा जो है वो उस आदमी को देता है जहां पे एक स्टैंड बना होता है, चार्जिंग फैसिलिटी होती है, उसको दे देता है, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो अपना घर का खर्चा चलाने के लिए लेकर के जाता है। अब अगर वो मुराबाहा के जरिए से या इजारा के जरिए से वो रिक्शा कोऑपरेटिव से हासिल करता है तो फ्रॉम द डे वन वो उसको होल्ड करता है। ठीक है, अब वो आदमी पिछले वाले मैकेनिज्म में जो कभी भी उस गाड़ी का या उस रिक्शा का ओनर नहीं बन सकता था, आपके पास ये प्रोविजन ये है कि आप उससे रेंट ले रहे हैं, आप उसको ये आजादी दे रहे हैं कि वो प्रिंसिपल भी पे करे, आपने जो उसको बेचा है उस बेचने की कीमत और मुनाफे के साथ आपने उसको किस्त बांध दी है, वो एक तय वक्त के बाद 1.5 साल 2 साल के अरसे में जनरली ये कंप्लीट हो जाता है, वो इस गाड़ी का ओनर है।
अब वो अपने घर पे ले जाके चार्ज करेगा, अपने घर पे खड़ा करेगा उस गाड़ी को, जो भी इनकम उससे हो रही है वो उसके पास चली जाएगी, तो उसका इनकम ग्रो करेगा। जब इनकम ग्रो करेगा तो उसका जो सोशियो इकोनॉमी का स्टेटस है वो इंप्रूव करेगा। कैसे इंप्रूव करेगा भाई? वो 4 बच्चे हैं उसके, चारों को वो जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था। जनरली जो स्टोरीज निकल करके आती है तो वो सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में लेकर के आया। पहले जो है वो कच्चा मकान था तो फिर शेड डाल करके पहले ईंटों की पक्की दीवार बनाई, ऊपर शेड बना लिया, वगैरह वगैरह। इस तरह की तब्दीलियां उसकी जिंदगी में आने लगती हैं। तो म्यूचुअल ग्रोथ और म्यूचुअल अपलिफ्टमेंट जो है वो इन चीजों में छुपा हुआ है। और आखिरी चीज जो है वो इसकी ये डिमिनिशिंग मुशारका है। अभी ये बहुत कम जगहों पे हो रहा है, लेकिन ये जो है ये इस्लामिक फिनांस का कोर है। और ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू दोनों पार्टीज को, वो जो बिजनेस कर रहा है और उसने वर्किंग कैपिटल लिया है मुशारकत पर, और कोऑपरेटिव, दोनों को एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू जो है वो ये अर्न करके देता है। और इसके सिलसिले में भी मैं ये आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था कि जो डिमांड लोन का पोर्टफोलियो है उसको ग्रेजुअली हमको डिस्करेज करना होगा। जो बहुत इमरजेंसी जरूरतें हेल्थ केयर से जुड़ी हुई, एजुकेशन से जुड़ी हुई, घर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस से जुड़ी हुई, बिजनेस के रिपेयर एंड मेंटेनेंस से जुड़ी हुई, ऐसी चीजों पे हमको करना चाहिए। सोना बनाने के लिए, शादी में एक्स्ट्रावैगेंट खर्च करने के लिए, घर में जो है डेकोरेशन इंटीरियर कराने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए हमको डिस्करेज करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है। कॉमन टेंडेंसी क्या है? अभी सितंबर में कितनी तारीख हो गई आज? 8 तारीख हो गई ना। मोस्ट प्रोबेबली कल एप्पल लॉन्च है, नया आईफोन लॉन्च करेंगे 16। जैसे ही ये लॉन्च होगा ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह वगैरह पे आया, ये जितने लोग क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं सबके पास फोन आना शुरू हो जाएगा। और सबके जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे काम करने के लिए, साइड में वो फ्लिपकार्ट का महा बचत डे और बिग बिलियन डे वगैरह वगैरह फ्लैश करने लगेगा। अब क्या करेंगे आप कंजम्पशन इनकर करेंगे, आप अननेसेसरीली आईफोन। हिंदुस्तान की ये बड़ी, हिंदुस्तान की नहीं, इन जनरल ये पूरी दुनिया की ये टेंडेंसी है कि कर्ज जो है वो हमेशा सप्लाई साइड पे ऑपरेट करता है। पहले पैसा आता है, पहले क्रेडिट आता है, हाथ में क्रेडिट कार्ड आ गया, और वो लेने के बाद 2.5 लाख की लिमिट फिर आदमी तय करता है कि भाई ठीक है 24 महीने के लिए 4000 रुपए पे करूंगा, पिछली जनरेशन का आईफोन ले लेता हूँ। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है। तो हमको ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर डिस्करेज करना होगा, इसको बेसिक कंटिंजेंसी से रिलेटेड नीड पे लेकर के आना होगा, और पोर्टफोलियो की एक्सरसाइज को हमको यहाँ बढ़ाना है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि हर कोऑपरेटिव गुजरात की वो अलबरका जैसा ऑफिस जो है अगले 4-5 सालों में ओन करेगी। अब देखिए हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, राइट? मेंबरशिप बढ़ाएंगे, डिपॉजिट बढ़ाएंगे। हम जो है, हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि एक ब्रांच कम से कम 4000 मेंबर हैंडल करे। 4000 मेंबर हो जाए तो एक्सपैंड करें, नई ब्रांच बनाए, डिपॉजिट पोर्टफोलियो बनाए। 4000 मेंबर पे कम से कम 6 करोड़ का जो है वो डिपॉजिट होना चाहिए, 4 से 4.5 करोड़ का जो है वो लोन का बुक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब हम ये डिसाइड करेंगे तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी ना। हमको जरा एहतियात के साथ बढ़ना होगा आगे, हमको बहुत विजिलेंट रहना होगा, बहुत सतर्क रहना होगा हमको। तो ये जो विजिलेंट रहने की जो एक्टिविटी है या कॉशियस रहने की एक्टिविटी, ये है क्या? क्या हमको रात में टॉर्च लेकर के दरवाजे पे बैठना होगा कोऑपरेटिव के? ये है विजिलेंट होना? अब जस्ट हम बात करें अगर, क्या है विजिलेंट होना? विजिलेंट होने का मतलब यह है कि नंबर 1, कोऑपरेटिव के कानून ने आपको जितने बेंचमार्क कंप्लायंस के लिए दिए हैं वो तमाम आपको पूरा करना है। सबसे पहला विजिलेंस ये है। दूसरा विजिलेंस क्या है? दूसरा ये है कि साहब आपने कोऑपरेटिव बनाते वक्त डिपॉजिट जमा करने के लिए, कर्ज और फाइनेंसिंग देने के लिए, लोगों की जो सिक्योरिटीज लेंगे आप, उनके सिलसिले में आपने जितने जाब्ते बनाए हैं, ऑफिस खोलने के सिलसिले में, ऑफिस बंद करने के सिलसिले में, अटेंडेंस के सिलसिले में, एम्प्लॉइज की जेडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपने जितने भी जाब्ते बनाए हैं उनका आप मनवान पालन करेंगे। जैसा आपने लिखा है, जैसा आपने तय किया है, वैसा आप पालन करेंगे। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है कि फिनांस का एक डिसिप्लिन होता है। फिनांस की जुबान में उसको फाइनेंशियल प्रूडेंस कहते हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस क्या है?
फाइनेंशियल प्रूडेंस ये है कि एक प्रिंसिपल बताता है कि अगर आपने एक्स अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट के तौर पे जमा किया तो आपके पास इक्विटी कितना होना चाहिए, यानी शेयर कितना होना चाहिए। आपके पास जो टोटल कैपिटल है अगर वो एक्स अमाउंट है तो उसके अगेंस्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी में, यानी कोऑपरेटिव के लिए स्पेसिफिकली भी प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। और वकू का जो पर्ल्स स्टैंडर्ड है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही बनाया गया है। वो ये बताता है कि क्रेडिट यूनियंस यानी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज में कितना पैसा कैश इन बैंक और कैश इन हैंड और लिक्विडिटी की शक्ल में होना चाहिए। वो ये बताता है कि अगर आपने कर्ज दिया है, फाइनेंसेस दिए हैं, तो कितना जो है वो रिपेमेंट होना चाहिए। पोर्टफोलियो एट रिस्क का जो कैलकुलेशन है, यानी असेट क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं कि भाई कोई लोन मिस हो गया, 5 दिन मिस हो गया, 10 दिन मिस हो गया, 15 दिन मिस हो गया, 1 महीना मिस हो गया, ये पार होता है ना। पोर्टफोलियो एट रिस्क 30, 90, 120 ऐसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका प्रिंसिपल बनाए, कितना हेल्दी है, कितना पहुंच जाए तो आपको एक्शन क्या लेना है, ये तमाम चीजें आपको एडहेयर करनी है। यही वो चीजें हैं जो इस बात को यकीनी बनाएंगी कि आपकी जो कोऑपरेटिव है वो हेल्दी तरीके से चलती रहे। अच्छा, जब मैं ये चीजें बोल रहा हूं तो ये हरगिज मत समझिएगा कि ये कोई पहाड़ जैसी भारी चीजें हैं। बहुत सिंपल चीजें हैं भाई। आपके पास जो है सिंपल है कि 5 बोतल अगर ऐसी वाली होनी चाहिए तो 2 बोतल ऐसी वाली होनी चाहिए। इतना सिंपल है ये प्रिंसिपल। यानी अगर 100 रुपए होना चाहिए, आपके पास 100 रुपए डिपॉजिट है, तो कितना आपके पास जो है वो लिक्विडिटी होना चाहिए, वो इतना ही सिंपल है कि 5 बोतल इसकी तो 2 बोतल इसकी। बस यही समझना है आपको। मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई हैं। एक आखिरी बात जिस पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं आपसे, कि देखिए लोन अप्रेजल में बोर्ड का जो डिस्कशन होता है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विजिलेंस के सिलसिले में। लेकिन कभी भी जो है ना ब्रांच मैनेजर और फील्ड एजेंट जो एक्चुअली उनके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है उसका इनपुट लेना मत भूलिए। उसका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बाद में आप जज कर सकते हैं कि वो ऐसा तो नहीं कि फेवर कर रहा है या कर रहा है। वो जैसे ही आप आगे प्रोसेस करेंगे, गारंटी वगैरह के सिक्योरिटी के प्रोसेस में जाएंगे, वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन उसका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके इनपुट को आप इग्नोर नहीं करिएगा। तो ये चंद एक बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था। नेक्स्ट कर लीजिए। अब मैं अपनी उस आखिरी बात की तरफ आ रहा हूं कि देखिए हमने बहुत ही कैटेगरिकली बात की। हमने बात ये की कि इस पूरे मूवमेंट को कंसेप्चुअलाइज कैसे किया गया। फिर हमने ये बात की कि हमने जो बड़े लीजेंड्स अचीव किए हैं फाइनेंस के सेक्टर में, वो 3-4 लीजेंड्स क्या हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया कि इस पूरे सफर में कोऑपरेटिव फॉर्मेशन यानी नंबर्स में हमारे अचीवमेंट क्या है। और फिर हमने प्रोग्रेसिव सफर के ऊपर बात की और उसमें क्या एहतियात हमको करनी होगी, उस एहतियात पर हमने कुछ गुफ्तगू की है। अब जैसा कि मैंने पहले ये कहा था कि देखिए ये सफर ना कोऑपरेटिव अकेले मुकम्मल करेगी और ना ही जो है वो सहूलत इस सफर में आगे बढ़ेगा। हम दोनों सहूलत और कोऑपरेटिव एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसमें जो दोनों की लर्निंग है, कोऑपरेटिव की जो ग्राउंड बेस्ड लर्निंग है, कोऑपरेटिव की सहूलत की फिलोसॉफिकल और ग्राउंड बेस्ड लर्निंग है, इन तीनों लर्निंग्स के इम्तिजाज से जो चीज पैदा होगी वही इस मॉडल को एक सस्टेनेबल और मजबूत मॉडल बनाएगी। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही ओपन होकर के आपके जो तासुरात हैं, आपके जो ओपिनियन हैं, आपके जो सवालात हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं, सजेशंस हैं, उन तमाम को आप हमारे सामने रखिए। हम लोग इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करके आगे के सफर के सिलसिले में आज कुछ डायरेक्शन हासिल करेंगे, ताकि जब भी हम नेक्स्ट बैठेंगे तो हम आज से आगे की गुफ्तगू करेंगे। अब हम इस पीछे की गुफ्तगू को रिपीट नहीं करेंगे और हमें अपनी एक्टिविटीज में भी इस बात को शामिल करना चाहिए कि हम जब कोई चीज तय कर लें तो अगली बार जब बैठे तो उससे आगे का सफर तय करें। तो इंशाल्लाह इसको रिकॉर्ड भी किया गया है, इसको नोट भी किया जाएगा और इसी तरीके से हम इसको चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।